ये संस्कार आपको यहाँ पर प्रकार प्राचीन इतिहास का ये आपको भाग 2 होगा। प्राचीन इतिहास का भाग 2 होगा। इसके अंतर्गत यहाँ पर हम देखिए सिक्के कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे। सिक्के कॉइन्स जो आपको होते हैं उसको यहाँ पर देखिए। इसमें जो आपको कहा गया देखिए अभिलेखों के साथ साथ सिक्के भी इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई खुदाई द्वारा अत्यधिक मात्रा में सोने, चांदी, तांबे आदि के सिक्के मिले हैं। सिक्कों के अध्ययन देखिए, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। हड़प्पा काल में धातु मुद्रा की जगह मुहरों और मनकों का प्रचलन था। हड़प्पा काल में धातु मुद्रा की जगह मुहरों और मनकों का प्रचलन था। हड़प्पा काल में धातु मुद्रा की जगह मुहरों और मनकों का प्रचलन था, जिससे व्यापार प्रणाली संचालित होती थी। वस्तुतः तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाणकालीन है। गुप्त उत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो गए हैं। गुप्त उत्तर काल में ये सांचे लगभग लुप्त हो गए हैं। अब फिर आगे यहाँ देखिए क्या प्राचीनतम, देखिए यहाँ पर जो कहा गया प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक चिन्ह उत्कीर्णित मिले हैं, किंतु उन पर कोई भी लेख प्राप्त नहीं होता है। इन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के कहते हैं। ये सिक्के संभवतः राजा एवं व्यापारियों शासक श्रेणियों ने भी जारी किए होंगे। इन सिक्कों से इतिहासकारों को कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। कालांतर में जब उत्तर पश्चिम भारत और बैक्ट्रियन शासकों ने अधिकार कर लिया, कालांतर में जब उत्तर पश्चिम भारत और बैक्ट्रियन शासकों ने अधिकार कर लिया तो उन्होंने लेख वाले सिक्के चलाए। कालांतर में जब उत्तर पश्चिम भारत बैक्ट्रियन शासकों ने अधिकार कर लिया तो उन्होंने लेख वाले सिक्के चलाए। विदेशी शासकों के प्रभाव को देखते हुए भारतीय शासकों ने भी लेख वाले सिक्के चलवाए। देखिए विदेशी शासकों के प्रभाव को देखते विदेशी शासकों देखिए अब जो कहा गया कालांतर में जब उत्तर पश्चिम भारत और बैक्ट्रियन शासकों ने अधिकार कर लिया तो उन्होंने लेख वाले सिक्के चलाए। विदेशी शासकों के प्रभाव को देखते हुए भारतीय शासकों ने भी लेख वाले सिक्के चलाए। अधिकांश शासक इन सिक्कों पर अपनी आकृतियां उत्कीर्ण करवाते थे। प्राचीन भारत में चांदी के सिक्कों की बहुलता थी। इसकी अपेक्षा तांबे के सिक्के कम संख्या में प्राप्त होते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, वृषभ, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृतियां बनी होती थी। फिर देखिए उक्त तथ्यों, देखिए यहाँ पर क्या कि उक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास लेखन उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए हिंद यूनानी शासकों के इतिहास लिखने हेतु इनके सिक्कों का अत्यधिक मात्रा है। उक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास लेखन उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उदाहरण के लिए आपको हिंद यूनानी शासकों के इतिहास लिखने हेतु इनके सिक्कों का अत्यधिक मात्रा है। गुप्त काल के बाद इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से सिक्के उपयोगी सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि बाद के शासकों जैसे चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार आदि के सिक्के कम संख्या में प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर कलाकृतियों की बात, कलाकृति मतलब जिसको अंग्रेजी में आर्ट वर्क्स बोलते हैं उसकी बात देखिए। कलाकृतियों को 3 भागों में हम बांटते हैं। कलाकृतियों को पहले यहाँ पर देखिए 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली भाग आपको मूर्तियाँ होती है, दूसरा भाग वो चित्रकला होता है, तीसरा आपको मुहारे होते हैं। तो कलाकृति को हम लोग 3 भागों में बांट रहे हैं। कलाकृति को आपको मुख्य रूप से कितने भाग में, कलाकृति मुख्य रूप से आपको 3 भागों में बांटा गया है। कलाकृति को आप जो देख सकते हो, कलाकृति को मुख्य रूप से कलाकृतियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग आपको मूर्तियों का होता है, दूसरा चित्रकला का होता है, तीसरा मोहरों का होता है। तो मूर्तियाँ जो आपको देखिए मूर्तियों को हम कुल 4 प्रकार से बांटते हैं। मूर्तियों को हम कुल 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला आपको माता देवी की मूर्तियाँ, दूसरा आपको पशुपति शिव की मूर्तियाँ और तीसरा आपको गांधार एवं मथुरा मूर्तिकला इत्यादि। अब देखिए चित्रकला को हम लोग मुख्य रूप से 5 भागों में, चित्रकला को हम लोग मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। पहला भीमबेटका होता है, दूसरा अजंता होता है, तीसरा एलोरा होता है, चौथा आपको बादली होता है, पांचवा बाघ की गुफाओं से प्राप्त भित्ति चित्र इत्यादि होता है। देखिए चित्रकला को कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5 भागों में यहाँ पर बांटा गया। पहला आपको भीमबेटका की चित्रकला है, दूसरा अजंता की चित्रकला है और तीसरा आपके यहाँ पर एलोरा की चित्रकला है। फिर आपको चौथा आपके यहाँ पर बादली चित्रकला है और पांचवा आपको बाघ की गुफाओं से प्राप्त भित्ति चित्र इत्यादि है।
उसका देखिए मोहरे जो यहाँ पर कही गई, देखिए मोहरों की जो बात यहाँ पे की गई उसको यहाँ पर देखिए मोहरे यहाँ देखिए खास बात देखिए मोहरों की बात आपको की गई। मूर्तियाँ यहाँ पर सुनिए, मूर्तियों की बात करते हैं, मूर्तियों की जो बात यहाँ मूर्तियाँ मतलब स्कल्पचर्स की बात करते हैं, स्कल्पचर्स की बात करते हैं। देखिए मूर्तियाँ मतलब स्कल्पचर्स की बात यहाँ पर की। कुषाणों एवं गुप्तों के संरक्षण में कुषाणों एवं गुप्तों के संरक्षण में गुप्त उत्तर काल में विभिन्न शैली की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इन मूर्तियों से उस दौर के जनसाधारण की धार्मिक आस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इन मूर्तियों से तत्कालीन मूर्तिकला के विकास पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कुषाणकालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। देखिए कुषाणों एवं गुप्तों के संरक्षण में कुषाणों और गुप्तों के संरक्षण में गुप्त उत्तर काल में विभिन्न शैलियों की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इन मूर्तियों से उस दौर के जनसाधारण की धार्मिक आस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इन मूर्तियों से तत्कालीन मूर्तिकला के विकास पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कुषाणकारी मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। कुषाणकारी मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अब देखिए गुप्तकालीन मूर्तिकला की भाव-भंगिमा, यहाँ जो कहा गया गुप्तकालीन गुप्तकालीन मूर्तिकला की भाव-भंगिमा गुप्तकालीन मूर्तिकला की भाव-भंगिमा अंतरात्मता मुखाकृति में जो सामंजस्य है। देखिए गुप्तकालीन मूर्तिकला की भाव-भंगिमा अंतरात्मता मुखाकृति में जो सामंजस्य है वो अन्य किसी भी काल में दिखाई नहीं देता है। गुप्त उत्तर काल की कला में सांकेतिकता अधिक मिलती है, जिसे केवल वही जान सकता है जो कला में निपुण हो। भरुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झलक मिलती है। यहाँ देखिए चित्रकला जिसको पेंटिंग बोलते हैं, उसको देखिए चित्रकला जिसको पेंटिंग बोलते हैं। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है, जैसे माता और शिशु का चित्र, मरणासन राजकुमारी का चित्र आदि का सुंदर चित्रण मिलता है। चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। यानी कुछ आपको यहाँ पर आपको ये दो चित्र यहाँ पर इमेज में स्वरूप दिया गया है। अब देखिए मोहरे चित्र की बात, देखिए प्राचीन भारत इतिहास लेखन में मोहरों का भी योगदान रहा है। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में मोहरों का भी योगदान रहा है। मोहरों से धार्मिक आर्थिक तथा व्यापारिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में मोहरों का भी योगदान रहा है। मोहरों से धार्मिक, आर्थिक तथा व्यापारिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाठ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक विश्वास का ज्ञान होता है। देखिए यहाँ पर क्या हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाठ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक विश्वास का ज्ञान होता है। यहाँ देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाठ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनके धार्मिक विश्वास का ज्ञान होता है। अब देखिए पुरातात्विक स्रोतों का महत्व देखिए, साइग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो आपको यहाँ पर है उसको देखिए। पुरातात्विक स्रोतों का जो महत्व उसमें देखिए सबसे पहला जो महत्व है वह कालक्रम निर्धारण में आपको सुगमता होती है। दूसरा आपको महत्व आपको सीमाओं के निर्धारण में सहायक होता है। तीसरा सामाजिक आर्थिक दशा का वास्तविक ज्ञान होता है। चौथा अतिशयोक्ति अथवा पूर्वाग्रह की संभावना का अभाव होता है। और पांचवा अज्ञात ऐतिहासिक आयामों का अन्वेषण संभव हो सका। अब यहाँ एक खास बात देखिए पुरातात्विक साक्ष्यों का, देखिए यहाँ पर क्या पुरातात्विक साक्ष्यों का साक्ष्यों के साथ तार्किक के संश्लेषण करके इतिहासकार वास्तविक परिदृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से न सिर्फ साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि होती है बल्कि ये उस काल की घटनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं जिनके विषय में हमें साहित्यिक साक्ष्यों से कोई जानकारी नहीं मिलती और जिसे हम अंधकार युग कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों का साहित्यिक साक्ष्यों के साथ तार्किक संश्लेषण करके इतिहासकार वास्तविक परिदृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों का साहित्यिक साक्ष्यों के साथ तार्किक विश्लेषण करके पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ तार्किक संश्लेषण करके इतिहासकार वास्तविक परिदृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों से न सिर्फ साहित्यिक साक्ष्यों की पुष्टि होती है बल्कि ये उस काल की घटनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं जिनके विषय में हमें साहित्यिक साक्ष्यों से कोई जानकारी नहीं मिलती है और जिसे हम अंधकार युग कहते हैं। देखिए पुरातात्विक साक्ष्यों ने मानव की आर्थिक प्रगति के अन्य चरणों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है।
देखिए यहाँ पे जो कहा कि पुरातात्विक साक्ष्यों ने मानव की आर्थिक प्रगति के पुरातात्विक साक्ष्यों ने मानव की आर्थिक प्रगति के अन्य चरणों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। पुरातात्विक साक्ष्यों ने मानव की आर्थिक प्रगति के अन्य चरणों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। पुरातात्विक साक्ष्यों ने मानव की आर्थिक प्रगति के अन्य चरणों पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। पुरातात्विक साक्ष्यों ने मानव की आर्थिक प्रगति के अन्य चरणों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। यह चरण भारत में लौह युग के आगमन के रूप में देखा जा सकता है। यह चरण भारत में लौह युग के आगमन के रूप में देखा जा सकता है। खुदाई में प्राप्त लौह उपकरणों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घटित हुई आर्थिक सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझने में बहुत सहायता मिलती है। देखिए खुदाई में प्राप्त लौह उपकरणों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घटित हुई आर्थिक सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझने में बहुत सहायता मिलती है। जब आगे यहाँ पर कहा गया था कि आपके यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्यों की सहायता से प्राचीन भारत के इतिहास को अपेक्षाकृत तर्कसंगत ढंग से समझा जा सका। पुरातात्विक साक्ष्यों की सहायता से प्राचीन भारत के इतिहास को अपेक्षाकृत तर्क संगत देखिए पुरातन साक्ष्यों की सहायता से प्राचीन भारत के इतिहास को अपेक्षाकृत तर्कसंगत ढंग से समझा जा सका है, क्योंकि इससे लेखकों को काल्पनिक विचारों को अलग अलग करना आसान हो गया। अब देखिए साहित्यिक सोच, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं, उसको देखिए यहाँ पर इतिहास लेखन की दृष्टि से साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन किया जाता है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य शामिल होते हैं। ब्राह्मण साहित्य के तहत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध तथा जैन धर्म संबंधित रचनाओं को शामिल किया जाता है। इस प्रकार लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ हो, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधानता, कल्प साहित्य आदि को शामिल किया जाता है। साहित्यिक स्रोतों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें पहला देखिए ब्राह्मण साहित्य के जिसको अंग्रेजी में ब्राह्मण लिटरेरी कहते हैं, उसमें देखिए ब्राह्मण लिटरेरी जो आपको यहाँ पर है। तो ब्राह्मण देखिए वेदास, आपके यहाँ देखिए ब्राह्मण लिटरेचर में देखिए वेदास, देखिए वेदों द्वारा प्राचीन आर्य समाज, वेदों द्वारा प्राचीन आर्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। वेदों द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वेदों द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान हेतु वेद एक महास्रोत माने जाते हैं। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा ज्ञान हेतु वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा ज्ञान हेतु वेद एक महास्रोत माने जाते हैं। वेदों कुल संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखो वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा ज्ञान हेतु वेद एकमात्र स्रोत माने जाते हैं। वेदों कुल संख्या आपको 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद देखिए 1500 ईस्वी पूर्व से, ऋग्वेद का जो आपको काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में कुल आपको 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ। 10 मंडल, 128 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होता कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में देखिए, ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको सूर्य देवता अर्थात सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में तथा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का विवरण दिया गया है तथा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का विवरण दिया गया है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय एवं कौशितकी या संख्यायन है आपको यहाँ पर। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है आपको। ऋग्वेद के जो आपको 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला आपको यहाँ पर देखिए ऐत्रेय एवं कौशितकी या संख्यायन। फिर यहाँ देखिए क्या यजुर्वेद की बात की, देखिए यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का संकलन है। देखिए यश यजुर्वेद होता है, यश यज्ञ होते हैं, तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों का संकलन है। इसी कारण इसे कर्मकांडी वेद, यजुर्वेद को ही कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद पद एवं गद दोनों रूपों में है। यजुर्वेद गद एवं पद दोनों रूपों में। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। देखिए यहाँ पर
शुक्र यजुर्वेद केवल पद में है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद गद एवं पद दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अदर्व्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अदर्व्यु कहा जाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, देखिए यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, श्वेतास्वरोपनिषद तथा मैत्रायनी है। इस वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है। इस वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका संबंध आपको आध्यात्मिक चिंतन से है। शतपथ, देखिए शतपथ एवं तैत्तिरीय यजुर्वेद के शतपथ एवं तैत्तिरीय यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ये शतपथ एवं तैत्तिरीय यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। आप देखिए क्या, एक बार फिर से यजुर्वेद यहाँ पे यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद श्वेतास्वरोपनिषद तथा मैत्रायनी है। इस वेद का अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। शतपथ एवं तैत्तिरीय यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद की बात यहाँ की गई। देखिए सामवेद क्या होता है, देखिए साम का अर्थ गायन होता है। इससे देखिए इसमें विशेष रूप में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। शाम का अर्थ गान होता है। इसमें विशेष रूप में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। 7 स्वरों सा रे ग म प ध नि। देखिए सा रे ग 3 हो गया, म प ध 6 हो गया, नी आपको 7 हो गया, कि उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। सारे ग म प ध नि की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है। सामवेद में कुल 1875 त्रिचाएँ। देखिए सामवेद में कुल 1875 त्रिचाएँ हैं। देखिए इसके मंत्रों को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। इसके मंत्रों को गाने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र, इसमें मुख्यतः आपको सूर्य की स्तुति के मंत्र है। पंचवीस तथा षड्वीस सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचवीस तथा षड्वीस सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पंचवीस तथा षड्वीस सामवेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके आगे यहाँ पर जो कहा अर्थवेद की बात यहाँ पर की गई है। देखिए अर्थवेद की बात, देखिए इस वेद की रचना अर्थव, देखिए इस वेद की रचना आपको अर्थव तथा आंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी। इसलिए इस अर्थवेगिरस वेद भी कहा था। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं, तब 5849 मंत्र है। देखिए इस वेद में आपको ब्रह्म ज्ञान औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन मिलता है। अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण है। इसके मुंडकोपनिषद प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद इसके उपनिषद हैं। इसके मुंडकोपनिषद प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद इसके उपनिषद हैं। वेदों के मंत्रों वाले खंड को संहिता कहा जाता है। वेदों के मंत्रों वाले खंड को संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण साहित्य में संहिता के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान आता है। ब्राह्मण साहित्यों में संहिता के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान आता है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, जैसे ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपको ऐत्रेय एवं कोशित की ब्राह्मण है। दूसरा आपको यजुर्वेद में जो आपको ब्राह्मण है, यजुर्वेद के जो आपके यहाँ पर है वह शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद में जो यहाँ पर आपको है
सामवेद की जो बात यहाँ पर की गई, सामवेद की बात देखिए, सामवेद पंचवीस तथा षड्वीस ब्राह्मण, सामवेद आपको पंचवीस एवं षड्वीस ब्राह्मण है। अर्थवेद में क्या गोपथ ब्राह्मण, अर्थवेद आपको गोपथ ब्राह्मण है। और वेदांत सूत्र की बात यहाँ पर देखिए, वेदांत एवं सूत्र की बात यहाँ पर की गई, वेदांत एवं सूत्र की जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। वेदांत का सूत्र जो आपके यहाँ पर है, देखिए वैदिक ग्रंथों का अर्थ समझने के 6 वेदांगों की रचना की गई, वैदिक ग्रंथों का अर्थ समझने के 6 वेदांगों की रचना की गई थी। ये वेदांग है शिक्षा, उच्च, देखिए वैदिक ग्रंथों का अर्थ समझने के लिए, वैदिक ग्रंथों का अर्थ समझने के 6 वेदांगों की रचना की गई थी। ये वेदांग है शिक्षा, उच्चारण विधि, ज्योतिष, भागफल, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, शब्द उत्पत्ति, व्याकरण शब्द उत्पत्ति, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद, चतुष्पदी श्लोक है, चतुष्पदी श्लोक। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण, ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा ज्ञादि में सहायक थे, ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा ज्ञादि में सहायक थे। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की, इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई है। की गई स्रोत, यहाँ देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पर स्रोत देखिए स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, गुण सूत्र, देखिए गुण सूत्र, धर्म स्रोत सूत्र, देखिए यहाँ पर क्या स्रोत सूत्र, गुहा, देखिए गुहा सूत्र तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों, राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ देखिए महाकाव्य जिसको हम एपिक बोलते हैं, देखिए महाकाव्य जिसको हम एपिक बोलते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए वैदिक साहित्य के बाद ब्राह्मण साहित्य में महाकाव्यों का आता है। महाकाव्यों के अंतर्गत रामायण और महाभारत शामिल है। रामायण की रचना देखिए, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इससे हमें भारतीय शासकों तथा यवनों सखों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाकाव्यों से देखिए, महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष के सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। महाकाव्यों से भारतवर्ष के सामाजिक, महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि इनमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक है। देखिए महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि इनमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक है। अब यहाँ देखिए क्या कि पुराण की बात यहाँ पर की गई है। पुराण जिसे हम कहते, पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास, पुराणों में प्राचीन भारत इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराणों में प्राचीन भारत इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। इसकी संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। देखिए पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। पुराणों में आपको मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अब के यहाँ पर जो कहा गया क्या पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं को वर्णन प्रस्तुत करते हैं। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं को वर्णन प्रस्तुत करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के इतिहास जानकारी प्राप्त करने के लिए पुराण ही एक महासाहित्यिक स्रोत है। देखिए पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं को वर्णन प्रस्तुत करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के इतिहास जानकारी प्राप्त करने के लिए पुराण ही एकमात्र साहित्यिक स्रोत है। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर जो कहा गया, देखिए ब्राह्मणेतर काल, देखिए जिसको हम बोलते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य बोलते हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य मतलब नॉन ब्राह्मणिकल लिटरेचर या ब्राह्मण के बाद का जो साहित्य होता है, ब्राह्मणेतर साहित्य या नॉन ब्राह्मणिकल साहित्य जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो खास बात है कि ब्राह्मणेतर साहित्य अर्थात नॉन ब्राह्मणिकल साहित्य, जिसको नॉन ब्राह्मणिकल साहित्य अर्थात ब्राह्मणेतर साहित्य में बोध साहित्य आते हैं। दो भाग,
ब्राह्मणेतर साहित्य को दो भागों में बांटा गया, जैसे पहला भाग आपको बौद्ध साहित्य होता है, दूसरा आपको जैन साहित्य होता है। तो बौद्ध साहित्य को कई भागों में बांटा गया। देखिए बौद्ध साहित्य को 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें जातक है, त्रिपिटक है और मिलिंदपनो है। तो बौद्ध साहित्य को हम 3 भागों में बांटे, जातक में बांटे, त्रिपिटक में बांटे और मिलिंदपनो में बांटे। फिर हम त्रिपिटक को भी 3 भागों में बांट दिए। त्रिपिटक को आपको 3 भागों में शुद्ध पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया और विनय पिटक हो गया। अब देखिए जैन साहित्य को कितने, जैन साहित्य को 2 भागों में बांटे। जैन साहित्य को हम कितने भागों में बांटे, 2 भागों में बांटे। एक होता है कल्पसूत्र है और दूसरा आपको भद्र बाहुचरित है। कल्पसूत्र और भद्र बाहुचरित है। फिर देखिए बौद्ध साहित्य के बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात यहाँ पर की गई है। बौद्ध साहित्य था बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात यहाँ पर उसको देखिए, आपको बौद्ध साहित्य के बारे में उसको यहाँ पर देखिए। बौद्ध साहित्य जिसको हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात कहते हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर कहते हैं, उसको यहाँ पर देखिए। भारतीय साहित्य में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। भारतीय साहित्य में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तुतः त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। वस्तुतः त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इनकी कुल संख्या 3 है। इनकी कुल संख्या 3 है। ये हैं इनकी देखिए। भारतीय साहित्य में बौद्ध साहित्य का भी विशेष महत्व है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तुतः त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इनकी कुल संख्या 3 है। ये है शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। देखिए यहाँ जो आपको कहा गया कि बौद्ध साहित्य बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंतर्गत देखें कि बौद्ध साहित्य में भारतीय साहित्य में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। वस्तुतः त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इनकी कुल संख्या 3 है। ये है शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। तो अब देखिए विनय पिटक, यहाँ जो कहा कि विनय पिटक संघ संबंधी नियम, विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संहिता का, विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संहिता का शुद्ध पिटक विनय पिटक संघ संबंधी नियम, विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संहिता का शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत, शुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश का। देखिए विनय पिटक संघ संबंधी नियम, विनय पिटक में आपको संघ संबंधी नियम है। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार संहिता का नियम है। विनय पिटक जो आपको विनय पिटक में आपको संघ संबंधी नियम है तथा आचार संहिता का नियम है। और शुद्ध पिटक जो है वह धार्मिक सिद्धांत का, शुद्ध पिटक में आपको धार्मिक सिद्धांत है। शुद्ध पिटक में आपको सिद्धांत का वर्णन किया गया है और धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का। शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश का आपको वर्णन किया गया है। जबकि अभिधम पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अभिधम पिटक में आपको दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह, अभिधम पिटक में आपको दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। जबकि विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संहिता का नियम है। और अशुद्ध पिटक धार्मिक सिद्धांत धर्मोपदेश आपको संकलित है। शुद्ध पिटक में आपको धार्मिक सिद्धांत एवं धर्मोपदेश संकलित है और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। फिर आपको आगे हम देखिए जो कहा गया उसको देखिए। हम जब कहा गया कि विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार संहिता, विनय पिटक में आपको संघ संबंधी नियम तथा आचार संहिता का नियम है। शुद्ध पिटक में आपको धार्मिक सिद्धांत धर्म उपदेश हैं। जबकि अभिधम पिटक में आपको दार्शनिक सिद्धांतों का जबकि अभिधम पिटक में आपको दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। फिर आपके यहाँ पर देखिए बौद्ध ग्रंथ, देखिए हम जो कहा गया बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में, बौद्ध ग्रंथ आपको पाली भाषा में लिखे गए। इन ग्रंथों से संबंधित जातक, देखिए बौद्ध ग्रंथ आपको पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध ग्रंथ आपको पाली भाषा में लिखे गए। इन ग्रंथों से संबंधित जातकों में बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों से संबंधित जातकों में देखिए आप क्या कि बौद्ध ग्रंथ आपको पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषाओं में लिखे गए हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषाओं में लिखे गए। इन ग्रंथों संबंधित जातकों में बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन ग्रंथों संबंधित जातकों में बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन है। पाली भाषा में लिखित दीपवंश तथा महावंश नामक 2 बौद्ध ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, देखिए नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें हिंद यवन शासक
इसमें देखिए इसमें हिंद यमन शासक मेनांडर के इसमें हिंद यमन शासक मेनांडर के विषय में सूचना मिलती है। बौद्ध धर्म के देखिए बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। बौद्ध धर्म के देखिए बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ देखिए महायान संप्रदाय के ग्रंथ ललित विस्तर या दिव्यावदान है आदि है। महायान संप्रदाय के ग्रंथ आपको ललित विस्तर या दिव्यावदान आदि है। अब यहाँ देखिए क्या है कि इसमें जो आपको कहा गया देखिए क्या ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर देखिए ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ललित विस्तर में आपको बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन कार्यों का देखिए ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तक कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। दिव्यावदान में अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों की जानकारी मिलती है। दिव्यावदान में अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के उस शासकों की जानकारी मिलती है। अब क्या जैन साहित्य की बात यहाँ पर की गई, जिसको जैन लिटरेचर बोलते हैं। देखिए जैन लिटरेचर देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में आपको परिशिष्ट पर्वन भद्र बाहुचरित आचारांग सूत्र देखिए हम जो कहा गया कि जैन ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों में आपको परिशिष्ट पर्वन भद्र बाहुचरित आचारांग सूत्र भगवती सूत्र तथा कालिका पुराण आदि प्रमुख है। देखिए जैन ग्रंथों में आपको परिशिष्ट पर्वन भद्र बाहुचरित आचारांग सूत्र भगवती सूत्र कालिका पुराण आदि प्रमुख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। देखिए लौकिक साहित्य जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉनिकल लिटरेचर की बात करते हैं। लौकिक साहित्य या नॉन कॉनोनिकल लिटरेचर की बात करते हैं। लौकिक साहित्य या नॉन कॉनोनिकल लिटरेचर लौकिक साहित्य नॉन कॉनोनिकल लिटरेचर की बात यहाँ पर करते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक साहित्यिक एवं जीवन वृत्तांतों का उल्लेख किया जाता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत आपको ऐतिहासिक साहित्यिक एवं जीवन वृत्तांतों का उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का विशेष महत्व है, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। तो फिर आपको आगे हम देखिए जो आपको है आगे देखिए इसके आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी भी विशेष उल्लेखनीय है। संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ में ऐतिहासिक घटनाओं को पहली बार क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास को क्रमिक वर्णन दिया गया है। साहित्यिक रचनाओं में पाणिनि के अष्टाध्यायी कात्यायन की वर्तिका पंतजलि का महाभाष्य विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस कालिदास की माल विकाग्न मित्रम आदि उल्लेखनीय ऐतिहासिक जीवन वृत्तांतों अवशेष ऐतिहासिक जीवन वृत्तांतों आपको अश्वघोष कृत्य बुद्ध चरित्र बाणभट्ट का हर्ष चरित्र वाकपति का गौडवो विल्हन
का विक्रमांक देव चरित्र, विल्हन का विक्रमांक देव चरित्र, संध्याकर नंदी का रामचरित्र, हेमचंद का, देखिए हेमचंद का कुमारपाल चरित्र, जयानक का पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण है। जयानक का, देखिए यहाँ पर क्या, जयानक का पृथ्वीराज विजय आदि महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्रमुख साहित्य रचनाएं, इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिएशन, प्रमुख साहित्य रचना मतलब इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिएशन की बात की गई है। रचना है, फिर आपको रचनाकार है, देखिए एक क्रम आपको रचना है, दूसरे क्रम आपको रचनाकार है, फिर आपको तीसरे क्रम विशेष तथ्य है। तो पाणिनि ने आपको अष्टाध्यायी रचना की, इसमें व्याकरण ग्रंथ के बारे में है, जो कि व्याकरण ग्रंथ के बारे में है। पाणिनि ने आपको अष्टाध्यायी रचना की, जो कि व्याकरण ग्रंथ के बारे में है। और विशाख दत्त ने आपको मुद्रा राक्षस की विशाख दत्त ने आपको मुद्रा राक्षस की रचना की, जो कि मौर्य काल के बारे में जानकारी, जिसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई है। और पतंजलि ने क्या किया, पंतजलि ने आपको महाभाष्य मतलब अष्टाध्यायी पट्टिका किया। पंतजलि ने आपको महाभाष्य अष्टाध्यायी पट्टिका की रचना की, जिसमें आपको पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी दी गई है। और सोमदेव ने कथा सहित सागर की रचना की, जिसमें आपको मौर्य काल के विषय में जानकारी दी गई है, दी गई। उसके बाद आप यहाँ देखिए क्षेमेंद्र ने आपको वीरितक थामंजरी की रचना की, जिसमें आपको मौर्य काल के विषय में जानकारी दी गई है। और कौटिल्य ने आपको अर्थशास्त्र, जिसका विषय राजनीति है, की रचना की, जिसमें आपको मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई। कौटिल्य ने आपको अर्थशास्त्र, जिसका विषय आपको राजनीति है, कौटिल्य ने आपको अर्थशास्त्र, जिसमें आपको राजनीति के बारे में जानकारी दी गई। मौर्य काल के बारे में देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, जिसका विषय राजनीति है, की रचना की, और इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या, कामदंक ने आपको नीतिसार रचना की, जिसमें आपको गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश डाला गया। और कालिदास ने माल विकास मित्रम की रचना की, जिसमें आपको शुंग वंश के बारे में जानकारी दी गई है। शूद्रक ने देखिए क्या, शूद्रक ने आपको मृच्छकटिकम रचना की, जिसमें आपको गुप्तकालीन समाज का वर्णन दिया गया है। बाणभट्ट ने आपको हर्षचरित रचना की, बाणभट्ट ने आपको देखिए यहाँ पर क्या कि शूद्रक ने आपको मृच्छकटिकम रचना की, जिसमें आपको गुप्तकालीन समाज का वर्णन दिया गया है। बाणभट्ट ने आपको हर्षचरित रचना की, जिसमें आपको हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और संध्याकर नंदी ने रामचरित्र की रचना की, जिसमें आपको बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी दी गई है। और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो रचना की, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो रचना की, जिसमें आपको पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों को वर्णन दिया गया है। कलहन ने आपको राजतरंगिणी रचना की, जिसमें कश्मीर राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साहित्यिक स्रोत की जो सीमाएं होती, लिमिटेशन ऑफ लिटरेरी सोर्स की जो बात, उसको यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या, प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत इतिहास लेखन में बहुत उपयोगी प्रतीत नहीं होते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत इतिहास लेखन में बहुत उपयोगी प्रतीत नहीं होते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत इतिहास लेखन में बहुत उपयोगी प्रतीत नहीं होते, किंतु इनसे तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। साहित्यिक स्रोतों की तीन सीमाएं हैं। साहित्यिक स्रोतों की तीन सीमाएं हैं। प्रथम इन ग्रंथों रचना की तिथि, देखिए इन ग्रंथों रचना की तिथि निश्चित नहीं है। दूसरे, किसी भी ग्रंथ से प्राय उसी प्रदेश की जानकारी मिलती है जहां उसकी रचना हुई थी। और तीसरे, इन ग्रंथों की प्रतियां लिखने वाले विद्वानों ने बहुधा अपनी इच्छानुसार उनके पाठ में हेरफेर कर दिया, जिससे पता नहीं लगता कि मूल पाठ क्या था। इतिहासकारों को साहित्यिक कृतियों का प्रयोग करते समय गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश ग्रंथों में, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ या बौद्ध या जैन साहित्य, सभी में आपको अस्थिरीकरण की समस्या है।
उसके आपको आगे जो यहाँ पर आपको कहा गया उसमें देखिए क्या कि देखिए साहित्यिक स्रोत की जो सीमाएं हैं, साहित्यिक स्रोत की सीमाओं को हम 4 भागों में बांटते हैं। इसको हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत की पहली जो सीमा है वो है तिथियों की अनुपस्थिति, तिथि क्रम की अनुपस्थिति है। दूसरी जो आपको समस्या है वह धार्मिक भावना या पूर्वाग्रह युक्त है, धार्मिक भावना या पूर्वाग्रह युक्त है। और तीसरी जो यहाँ पर समस्या है वह अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अतिरंजित विवरण, अतिशयोक्तिपूर्ण। देखिए अतिशयोक्तिपूर्ण, देखिए अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अतिरंजित विवरण है। और चौथा जो आपका वह अस्थिरीकरण में समस्या, अस्थिरीकरण में समस्या। और पांचवा जो आपको वह सामान्यतः एक क्षेत्र विशेष तक सीमित, पांचवा जो आपके यहाँ पर है वो आपको सामान्यतः एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है। अब देखिए विदेशी वृत्तांत जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन अकाउंट्स बोलते हैं, उसकी बात यहाँ पर करते हैं। फॉरेन अकाउंट्स जिसको बोलते हैं, देखिए ईरान, यूनान एवं रोम के लेखक की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए ईरान, यूनान एवं रोम के लेखक ऑथर्स ऑफ ईरान, ग्रीस एंड रोम की बात करते हैं। देखिए टेसियस ईरान, देखिए टेसियस ईरान का राजवेद था। इसके वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियां जो पूर्णतः अविश्वसनीय है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक रचना की थी। इसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन, भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निरियाकस आनेसिक्टस। निरियाकस देखिए यहाँ पर क्या, निरियाकस निरियाकस। देखिए सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे निरियाकस निरियाकस। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे निरियाकस आनेसिक्टस। सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे वह थे निरियाकस आनेसिक्टस और अरिस्टोबुलस। देखिए यहाँ पर क्या, सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे वह निरियाकस आनेसिक्टस थे और अरिस्टोबुलस थे। सिकंदर के परवर्ती लेखकों मेगास्थनीज, देखिए सिकंदर के परवर्ती लेखकों मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय है। सिकंदर के परवर्ती लेखकों में आपको मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनीसियस, देखिए सिकंदर के परवर्ती लेखकों में मेगास्थनीज, डायमेकस तथा देखिए क्या, सिकंदर के परवर्ती लेखकों को आपको मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायोनीसियस के नाम उल्लेखनीय है। सेल्यूकस, देखिए सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका रचना की थी। मेगास्थनीज इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का चित्रण किया है। डायमेकस, देखिए डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसी प्रकार को डायोनीसियस मिस्र के नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, वह भी बिंदुसार के राज दरबार में उपस्थित हुआ था। देखिए प्लिनी ने पहली सदी में आपको नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी जिसमें तत्कालीन भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। अन्य ग्रंथों में टॉलमिक पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे भारत के भूगोल बंदरगाहों व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब क्या पर चीनी यात्रियों वृत्तांत, अकाउंट्स ऑफ चीनी यात्रियों वृत्तांत अंग्रेजी में देखिए अकाउंट्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर्स की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत की महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। चीनी यात्री आपको बौद्ध मतानुयायी थे और वे भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों देखिए चीनी यात्री देखिए प्राचीन भारत इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चीनी यात्री आपको बौद्ध मतानुयायी थे। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे और वे भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। देखिए हम जो कहा गया कि प्राचीन भारत इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे और वे भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। इनमें प्रमुख थे
इनमें प्रमुख थे क्या, फाह्यान। देखिए फाह्यान प्रमुख थे। फाह्यान यह 5वीं सदी के प्रारंभ में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। में आपको भारत आया था। इसने भारतीय समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की। ह्वेन-सांग के बाद देखिए आपको क्या, ह्वेन-सांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसकी रचना सी यू की है। इससे तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति का वर्णन किया गया है। इत्सिंग की बात हमने किया। इत्सिंग देखिए, इत्सिंग आपको 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा भारत की तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया है। इत्सिंग आपको 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा भारत की तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन किया है। फिर देखिए आपको अरब यात्रियों की यात्रा बताना है कि अरब यात्रियों के आपके यहाँ पर क्या है कि अरब यात्रियों के जो वृत्तांत है कि अकाउंट्स ऑफ अरब ट्रेवलर्स की बात की गई है। अरब व्यापारियों तथा लेखकों के विवरणों से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति विषय जानकारी प्राप्त होती है। अरब व्यापारियों यहाँ जो कहा गया कि अरब व्यापारियों तथा लेखकों के विवरणों से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इन लेखकों में आपको अल-बरूनी एवं इब्न बतूता का नाम प्रमुख है। इन लेखकों में आपको अल-बरूनी और इब्न बतूता का नाम प्रमुख है। अब देखिए अल-बरूनी जो यहाँ पर कहा, देखिए अल-बरूनी, देखिए यह अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी जो था आपको 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी भाषा में लिखी गई उसकी कृति तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज, मतलब भारत की खोज तथा किताब-उल-हिंद आज भी इतिहासकारों के महत्वपूर्ण स्रोत बने हुए हैं। 1850 ईस्वी में एडवर्ड सांची ने 1850 ईस्वी में तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी भाषा अनुवाद किया था। अरबी लेखकों में आपको अल-बरूनी के अतिरिक्त अल-बिरादुरी, सुलेमान, हसन निजामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन अतः इब्न बतूता आदि भी प्रमुख है। अब देखिए इब्न बतूता के बारे में क्या कहा गया। इब्न बतूता के बारे में हम कहा गया क्या, देखिए इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखित अपनी पुस्तक रेहला में संकलित किया। यह 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में उसे काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। फिर आपको आगे हम देखिए कि आपके यहाँ पर इकाई 2 आपको ये कहा, इकाई 2 के अंतर्गत हम ये क्लास 2 to 4 के अंतर्गत देखिए आपको कि पाषाणकालीन संस्कृति या जीवन, देखिए पाषाणकालीन संस्कृति या जीवन शैली के बारे में हम देखते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोन एज कल्चर और लाइफ स्टाइल के बारे में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत पाषाणकालीन संस्कृतियाँ या जीवन शैली उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हमारी समझ विकसित होगी, जिसके अंतर्गत क्या हम ये जानें कि पाषाणकालीन संस्कृति या जीवन शैली में सबसे उसका परिचय जानेंगे, पाषाणकालीन संस्कृति या जीवन शैली क्या है। फिर प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल देखेंगे, आद ऐतिहासिक काल देखेंगे, ऐतिहासिक काल देखेंगे और प्रागैतिहासिक काल देखेंगे। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल देखिए क्या, पूरा पाषाण काल आपको जीवन शैली देखेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल देखेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल देखेंगे और उच्च पूरा पाषाण काल देखेंगे। मध्य पाषाण काल में देखिए क्या, मध्य पाषाण काल का जीवन शैली देखेंगे, मध्य पाषाण काल का परिवर्तन एवं उद्विकास देखेंगे, मध्य पाषाण काल उपकरण भी देखेंगे और प्रमुख स्थल भी देखेंगे। नव पाषाण काल के अंदर देखिए, नव पाषाण काल का जीवन शैली देखेंगे, नव पाषाण काल परिवर्तन एवं उद्विकास देखेंगे, नव पाषाणकालिक संस्कृति का भौगोलिक विस्तार देखेंगे, नव पाषाणकालीन उपकरण देखेंगे, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ देखेंगे। बनास देखिए, बनास या आहार संस्कृति राजस्थान, कायथा देखिए, कायथा यहाँ एक मिनट फिर से देखिए, इसमें देखिए क्या कि बनास या आहार संस्कृति राजस्थान में जो है, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में और मारवाड़ संस्कृति जो कि मध्य प्रदेश में और जोड़वे संस्कृति जो कि महाराष्ट्र में। फिर आपको आगे हम देखिए क्या कि इसमें यह कहा गया पाषाणकालीन संस्कृति या जीवन शैली। देखिए यहाँ पर जो कहा गया पाषाणकालीन संस्कृति या जीवन शैली, स्टोन एज कल्चर और लाइफ। देखिए स्टोन एज कल्चर तो पाषाणकालीन क्या, पाषाणकालीन संस्कृति या जीवन शैली, पाषाणकालीन संस्कृति या जीवन शैली के बारे में दिया गया है। पाषाणकालीन संस्कृति या जीवन शैली, स्टोन एज कल्चर
और लाइफ स्टाइल। यहाँ देखिए परिचय, यहाँ देखिए क्या है, हिस्ट्री शब्द उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है। इसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञात होना। यूनानी भाषा में इतिहास, देखिए यूनानी भाषा में इतिहासकार को हिस्टोर कहा जाता था। इतिहास तीन शब्द इति प्लस ह प्लस हास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है इतिहास तीन शब्द इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व के विकास को पृथ्वी पर मानव के अस्तित्व के विकास क्रम को जानने के इतिहास को समझना आवश्यक है। दरअसल इतिहास वर्तमान के प्रकाश में अतीत का किया गया अध्ययन है। दरअसल इतिहास आपको वर्तमान के प्रकाश में अतीत का किया गया अध्ययन है, जो कि समस्त मानव जाति द्वारा की गई उन्नति का विवरण प्रस्तुत करता है। इतिहास, देखिए इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इतिहास के लिए आपको हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था, जो यूनान का निवासी था। हेरोडोटस को देखिए, हेरोडोटस इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इनके द्वारा लिखे गए इतिहास को कथात्मक इतिहास कहा जाता है। देखिए निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इतिहास के महत्व एवं इसकी जानकारी। देखिए निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर यहाँ जो कहा, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इतिहास के महत्व एवं इसकी जानकारी से होने वाले लाभों को समझा जा सकता है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इतिहास के महत्व एवं इसकी जानकारी से होने वाले लाभों को समझा जा सकता है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इतिहास के महत्व एवं इसकी जानकारी से होने वाले लाभों को समझा जा सकता है। जिसमें देखिए पहला मानव जाति का अभ्युदय एवं विकास, जिसमें पहला देखिए क्या मानव जाति का अभ्युदय एवं विकास। दूसरा देखिए प्राचीन संस्कृतियों की जानकारी। और तीसरा देखिए विभिन्न भाषा एवं लिपियों की जानकारी की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया क्या, विभिन्न धर्मों की जानकारी, लोक कला एवं वास्तुकला की जानकारी, साहित्य का विकास, विज्ञान का विकास, लोकतांत्रिक संस्थाओं की उद्भवता विकास जानकारी, फिर देखिए विविधता में एकता है, फिर उज्ज्वल भविष्य की सीख है। अब देखिए अब यहाँ क्या कि प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई मामलों में महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई मामलों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इस बात का पता चलता है कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृति विकास कब, कहाँ और कैसे किया। देखिए इतिहास के विभिन्न कालखंडों की इस वर्गीकरण को आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास, प्राचीन भारतीय इतिहास के विकास को हम तीन भागों में बांटते हैं। जिसमें पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल, पढ़ा आपको प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। देखिए प्रागैतिहासिक काल को बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध परंतु लिखित साक्ष्यों का अभाव। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत की जो आपको पहले दो आपको यहाँ पर दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल के दो भागों में इसमें पढ़ा गया, दो रूप में इसको चर्चा करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है परंतु प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है परंतु लिखित साक्ष्यों का अभाव है। और उदाहरण के रूप में हमको पाषाण काल आपको होगा। पाषाण काल जो है पूरा प्रागैतिहासिक काल के अंदर आते हैं। अब के आद ऐतिहासिक काल में आपको क्या लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आद ऐतिहासिक काल के अंदर क्या लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। और उदाहरण के देखिए, उदाहरण के आपको सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। और आपको ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, ऐतिहासिक काल में समझिए पुरातात्विक एवं पठनीय लिखित साक्ष्य उपलब्ध। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, पुरातात्विक एवं पठनीय लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। यह काल साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर भी आधारित है। यह काल आपको साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर भी आधारित है। उदाहरण के आपको देखिए महाजनपद काल एवं उसके पश्चात का काल हो गया। अब आते हैं आप देखिए क्या,
देखिए इतिहास के बारे में हम जो कहा गया क्या कि इसमें देखिए इतिहास की जानकारी प्रदान करने हेतु उपलब्ध स्रोतों की विशेषता के आधार पर इतिहासकारों ने देखिए इतिहास की जानकारी देखिए यहाँ पर क्या इतिहास की जानकारी प्रदान करने हेतु उपलब्ध स्रोतों की विशेषता के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। इसका विवरण आपको निम्नानुसार है। इतिहास की जानकारी हम देखिए इतिहास की जानकारी प्राप्त करने हेतु उपलब्ध स्रोतों की विशेषता के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया। इसका विवरण निम्नानुसार है। देखिए इतिहास की जानकारी प्रदान करने हेतु उपलब्ध स्रोतों की विशेषता के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। इसका विवरण आपको निम्नानुसार है। पहला देखिए प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम पहला आपको यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। पहला आपके यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल या जिसको हम अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। यह प्राचीन इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जिससे जानकारी के जिसकी जानकारी के पुरातात्विक साक्ष्य जैसे पुरातात्विक स्थल औजार या उपकरण या शिलाश्रय आदि है आदि तो उपलब्ध है कि क्या यह प्राचीन इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जिसकी जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य जैसे पुरातात्विक स्थल औजार या उपकरण शिलाश्रय आदि तो उपलब्ध है, लेकिन लिखित साक्ष्य अनुपस्थित है। इस काल के अंतर्गत मुख्यतः पाषाण काल का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमें मानव सभ्यता उद्भव एवं विकास का आरंभिक चरण का ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखिए आज ऐतिहासिक काल में जिसको हम अंग्रेजी में प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। आज ऐतिहासिक काल अंग्रेजी में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इसके तहत ऐसे कालखंड को शामिल किया जाता है जिसकी जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं लेकिन वे पढ़े नहीं जा सके हैं। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक काल को शामिल किया जाता है। अब देखिए ऐतिहासिक काल जिसको हम हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं। देखिए ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड यह एक ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी के लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और वे पठनीय भी है। देखिए ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड क्या यह एक ऐसा कालखंड है जिसकी जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और वे पठनीय भी है। इस काल में मानव बर्बर से सब बन गया था और पुरातात्विक साहित्यिक एवं विदेशियों के विवरण इस काल के प्रमुख स्रोत है। पुरातात्विक साहित्यिक एवं विदेशियों के विवरण इस काल के प्रमुख स्रोत हैं और भारत में इस काल के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उसके पश्चात की अवधि को रखा जाता है। भारत में इस काल के अंतर्गत भारत में ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तथा उसके पश्चात की अवधि को रखा जाता है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल पाषाण काल, देखिए प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड या स्टोन एज बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल जिसको हम बोलते हैं पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। इसमें देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जिसमें पहला आपको देखिए क्या आरंभ से पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जिसमें पहला आपको पूरा पाषाण काल का जो आरंभ से लेकर 1 लाख ईस्वी पूर्व तक रहा और मध्य पाषाण काल जो आपको यहाँ पर रहा 1 मिनट रुके 10,000 पूरा पाषाण काल जो वो आरंभ से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। 10,000 ईस्वी पूर्व तक आपको रहा 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहा और मध्य पाषाण काल जो रहा वह 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 8,000 ईस्वी पूर्व तक रहा और आपको नव पाषाण काल जो रहा वो 8,000 ईस्वी पूर्व से नव पाषाण काल जो रहा वो 8,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 26 ईस्वी पूर्व तक आपको रहा। अब क्या प्रागैतिहासिक स्तर यहाँ जो समझिए आपको मैप इसमें देखिए आपको प्रागैतिहासिक काल का आपको यहाँ दिया गया है। जो आपको त्रिभुजाकार है, देखिए जितने भी आपको त्रिभुजाकार आपको बने हुए हैं जैसे यहाँ पर हो गया ये सभी पूरा पाषाण काल के स्तर हैं और आपको जितने भी गोलाकार है काला बिंदु में है वो मध्य पाषाण काल का स्तर है और जितने भी आपको नया है मतलब नव पाषाण काल के अंदर वो आपको गोला है लेकिन अंदर में कुछ भरा हुआ नहीं, मतलब ये बार आपको नव पाषाण काल के अंदर ऐसे आपको दिखाया जाएगा। इसका आपको बाद में देखिए फिगर बनाना सीख लीजिएगा। इसके आगे देखिए यहाँ क्या मानव ने अपने आरंभिक विकास के यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या कि मानव ने अपने प्रारंभिक विकास के दौरान पत्थर के औजारों का निर्माण किया। मानव ने अपने प्रारंभिक विकास के दौरान पत्थर के औजारों का निर्माण किया। पाषाण उपकरणों से ही भोजन संग्रहण, अग्नि की खोज, आवास का निर्माण जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। अतः मानव विकास इस कालखंड को इतिहासकारों ने पाषाण काल की संज्ञा दी है। अध्ययन की स्वरूपता था मानव द्वारा प्रयुक्त पाषाण औजारों की प्रौद्योगिकी। अध्ययन की स्वरूपता तथा मानव द्वारा प्रयुक्त पाषाण औजारों की प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत के पाषाण काल को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है।
अध्ययन की सुलभता तथा मानव द्वारा प्रयुक्त पाषण औजारों की प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत के पाषण काल को निम्नलिखित 3 भागों में भागों में आपको विभाजित किया गया। जिसमें पहला आपको यहाँ पर देखिए क्या, जिसमें देखिए पहला आपको पूरा पाषण काल जिसकी जीवन शैली जो आपको आरंभ से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पुरा पाषण काल को अंग्रेजी में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। पुरा पाषण काल को अंग्रेजी में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज, जिसको लाइफ स्टाइल जो पैलियोलिथिक एज मतलब पुरा पाषण काल होता है, जो आपको बिगनिंग फ्रॉम 10,000 BC होता है। अब आगे हम देखिए क्या है कि इसके बाद दूसरा जो आपको काल था क्या, इसके दूसरा निम्न पुरा पाषण काल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, जो कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 50,000, यहाँ पे 1 लाख यहाँ की 10,000 इसमें साथ समझने का प्रयास आपको कीजिए। यहाँ देखिए 5 लाख निम्न पुरा पाषण काल जो रहा आपको 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। और उसके बाद आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया कि मध्य पुरा पाषण काल जो रहा, जिसको मिडिल पुरा पाषण काल बोलते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, वो 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर आपको 40,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कहा गया तीसरा आपको यहाँ जो रहा वो आपको देखिए हो गया। देखिए अब मध्य पाषण काल हो गया। मध्य पाषण काल के अंदर लोअर पाषण काल भी था। उसके देखिए मध्य पाषण काल के बाद आपको लोअर पाषण काल नहीं है, बस यहाँ पर 3 ही था। नव पाषण काल एक, जिसको हम न्यूलिथिक बोलते हैं, हटाइए। अब यहाँ पर देखिए सबसे मुख्य बात है जो आपको यहाँ था, हम नव पाषण काल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पुरा पाषण काल जो यहाँ पर आपको है, देखिए पुरा पाषण काल, देखिए पुरा पाषण काल जो आपको हो रहा, पुरा पाषण काल जो आपको पुरा पाषण काल पूरा पाषण काल की जीवन शैली मतलब पूरा पाषण काल आपको आरंभ से लेकर आपको 10,000 देखिए यहाँ पर क्या कि 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहा, मतलब पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषण का मतलब पैलियोलिथिक एज अंग्रेजी में बोलते हैं। पैलियोलिथिक एज जो आपको मतलब पैलियोलिथिक एज मतलब लाइफ स्टाइल जो रहा बिगिनिंग फ्रॉम टू 10,000 BC रहा। ऐसा माना जाता है कि मानव धरती पर देखिए ऐसा माना जाता है कि मानव धरती पर अति नूतन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेलिस्टोकेन, प्लेस्टोसीन काल के आरंभ में पैदा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि मानव धरती पर अति नूतन प्लेस्टोसीन काल के आरंभ में पैदा हुआ। इसी समय गाय, हाथी, घोड़ा आदि जानवरों का भी उद्भव हुआ। विद्वानों का मत है कि संभवतः यह घटना लगभग 26 ईसा पूर्व में अफ्रीका में घटित हुई होगी। अब क्या भारत में क्या कि भारत अफ्रीका के पश्चात ही आदि मानव के जीवाश्म मिले हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के बोरे नामक स्थान से मानव को उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनकी आयु लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व मानी गई है। कुछ विद्वान आपको पाषण उपकरणों को उपस्थिति के आधार पर भारत में मानव की उपस्थिति का लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। कुछ विद्वान पाषण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर भारत में मानव की उपस्थिति का लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं। मनुष्य ने आरंभ से लेकर पूरा पाषण काल तक शिकारी एवं खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन व्यतीत किया। इस काल में मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह वनों से प्राप्त फल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों तथा झीलों आदि से पकड़ी गई मछलियों पर निर्भर था। अतः इस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। देखिए पूरा पाषण काल में क्या कि पूरा यहाँ जो कहा गया पूरा पाषण काल में पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। पूरा पाषण काल में आपको पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि इस काल में गाय, बकरी, भैंस, सुअर, कस्तूरी मृग, जिराफ, नीलगाय आदि स्वदेशी मूल के पशु थे, जबकि ऊँट एवं घोड़े का समय उत्तरी अमेरिका से था। भारत में दरियाई घोड़ा एवं हाथी का आगमन मध्य अफ्रीका से हुआ एवं अधिकांश पशु उत्तर भारत की पश्चिमी सीमा से प्रविष्ट हुए। इस आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय अफ्रीका एवं भारत के मध्य संबंध अवश्य रहे होंगे। अब देखिए मानव को इस काल में अग्नि का ज्ञान तो हो गया था, परंतु उसके उपयोग से वह परिचित नहीं हो सका था। इस कारण मानव अभी भी कच्चे मांस का ही सेवन करता था। कंदमूल फल आदि के संग्रह एवं पशुओं के शिकार के लिए निर्भरता कंदमूल फल आदि के संग्रह एवं पशुओं के शिकार की निर्भरता ऋतु चक्र के अनुरूप बदलती रही होगी। इस काल में आत्मरक्षा ही मानव की परिपालनता थी। इसलिए गुफा, कंदरा, नदियों के कगार जैसे प्राकृतिक संरचनाओं को मानव ने अपने आवास हेतु चुना।
देखिए हम जो कहा इस काल में आत्मरक्षा ही मानव की पहली प्राथमिकता थी, इसलिए गुफा, कंदरा, नदियों के कंगाल से प्राकृतिक संरचनाओं को मानव ने अपने आवास हेतु चुना। इस काल में वास्तुकला एवं मृदभान कला का विकास नहीं हो पाया था, परंतु मानव का सृजनात्मक कौशल हथियारों एवं औजारों के निर्माण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पाषाण निर्मित उपकरण इस काल की क्रांतिकारी घटना थी। उपकरण के निर्माण को क्वार्जाइट, बलुआ, चर्ट एवं जस्पर आदि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। फिर देखिए पुरापाषाण काल में प्रमुख तत्व एवं संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए अस्थायी पुरापाषाण काल का प्रमुख तथ्य है, फिर उससे संबंधित जानकारी आपको। देखिए अस्थायी आवास जो था वो अस्थायी आवास नहीं था, वे गुफाओं, कंदरा या नदियों की तट पर आवास करते थे और पशुपालन नहीं था। इस काल में पुरापाषाण काल को पशुपालन नहीं था और अस्थायी आवास भी नहीं था, मतलब गुफा पुरापाषाण काल के लोग आपको गुफाओं, कंदरा, नदियों की तट पर आवास करते थे। और अगेन देखिए हाँ पुरापाषाण काल में अगेन अनुप्रयोग, देखिए पुरापाषाण काल में अगेन था आर्थ, लेकिन उसके अनुप्रयोग से वो अपरिचित थे, मतलब उसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। पुरापाषाण काल में देखिए पुरापाषाण काल में कृषि नहीं था और पुरापाषाण काल में कृषि भी नहीं था और पुरापाषाण काल में जो वास्तुकला मृदभान कला नहीं था, पुरापाषाण काल वास्तुकला मृदभान कला नहीं था। और पत्थर के पुरापाषाण काल में क्या पत्थर के हस्तनिर्मित उपकरण थे, उपकरण थे, लेकिन कौशल कर्मिक विकास नहीं हो रहा था। पुरापाषाण काल में पत्थर के हस्तनिर्मित उपकरण थे, लेकिन कौशल इस कला का पत्थर से हथियार बनाने कला का विकास था, धीरे धीरे चल रहा था, कर्मिक विकास ही चल रहा था, शुरुआती स्तर पर ही था। देखिए फिर आपको जीवन शैली जो था उसकी, जो पुरापाषाण काल के लोग जो जीवन शैली थे, बड़े जानवरों का शिकार करते थे, खाद्य संग्रह के अर्थात खादों को चुनते थे जहाँ जंगलों में इकट्ठा करते थे। और उपभोक्ता या प्रकृति व पूर्ण रूपेण आश्रयुक्त जीवन था। ये उपभोक्ता या प्रकृति मतलब पुरापाषाण काल के लोग जो जीवन शैली थी वो उपभोक्ता या प्रकृति व पूर्ण रूपेण आश्रयुक्त जीवन थे। फिर आप देखिए क्या कि भारतीय पुरापाषाण काल को जलवायु में हुए परिवर्तन एवं मनुष्य द्वारा बनाए गए औजारों की विशेषता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो भारतीय पुरापाषाण काल को जलवायु में हुए परिवर्तन एवं मनुष्य द्वारा बनाए गए औजारों की विशेषता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग देखिए पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग आपको निम्न पुरापाषाण काल है, दूसरा आपको मध्य पुरापाषाण काल है और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल है। देखिए पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग आपको क्या निम्न पुरापाषाण काल है, दूसरा आपको मध्य पुरापाषाण काल है और तीसरा आपको उच्च पुरापाषाण काल है। देखिए यहाँ पर निम्न पुरापाषाण काल, देखिए निम्न पुरापाषाण काल का आरंभ जो होता है, देखिए यहाँ पर क्या निम्न पुरापाषाण काल आरंभ से 5 लाख या इस 5 आरंभ से या 5 लाख और निम्न पुरापाषाण काल जो है वो आरंभ से या 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक है। निम्न पुरापाषाण काल जो है वो आरंभ से या 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक है। और मध्य पुरापाषाण काल जो है वो 50,000 ईस्वी पूर्व से मध्य पुरापाषाण काल जो है वो 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक है। मध्य पुरापाषाण काल, देखिए मध्य पुरापाषाण काल जो है 50,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। और उच्च पुरापाषाण काल जो रहा वह 40,000 ईस्वी पूर्व से और उच्च पुरापाषाण काल जो है 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। और देखिए यहाँ पर क्या उच्च पुरापाषाण काल जो रहा, देखिए उच्च पुरापाषाण काल जो रहा वो कितना से कितना उच्च पुरापाषाण काल जो रहा वह 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक रहा। और उसका देखिए यहाँ पर क्या कि निम्न पुरापाषाण काल, देखिए निम्न पुरापाषाण काल को आपको 2 भागों में बांटते हैं। पहला आपका निम्न पुरापाषाण काल को 2 भागों में बांटा गया है। सोहन संस्कृति, देखिए सोहन संस्कृति और मद्रास संस्कृति। अब यहाँ पर जो आपको यहाँ पर देखिए निम्न पुरापाषाण काल जिसको लोअर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, जो कि 5,000 ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक रहा, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।